नमस्कार, आप देख रहे हैं एमकेएन न्यूज। प्रीति शर्मा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत उत्तराखंड से करते हैं, जहां पर उत्तरकाशी के जिला मुख्यालय से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर बोंगा भैलुड़ा गांव में इन दिनों आफत मची हुई है। बता दें कि गांव में एक तरफ आग का तांडव है तो दूसरी तरफ गुलदार का आतंक। वहीं भटवाड़ी ब्लॉक का बोंगा भैलुड़ा गांव जिला मुख्यालय के करीब ही है। बता दें कि बोंगा गांव सड़क से लगा हुआ है, जहां गांव के ऊपर जंगल है तो गांव के नीचे खेत हैं। गांव के ऊपर जंगलों में बीते 24 घंटों से आग धधक रही है, जिससे वन संपदा का काफी नुकसान हुआ है। बता दें कि गांव के नीचे खेत है, जहां बीते एक हफ्ते से गुलदार दिखाई दे रहा है। इन दिनों काश्तकार गेहूं की फसल काट रहे हैं और ये गेहूं कटने का पीक समय है, क्योंकि अगर इन दिनों गेहूं नहीं कटे और बारिश हो गई तो काश्तकारों का फसल खराब हो जाएगी। रुक करते हैं उत्तराखंड की ओर, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घंटाघर देहरादून में स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा की जयंती के अवसर पर उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया। दरअसल मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्गीय बहुगुणा जी कुशल प्रशासक, ओजस्वी वक्ता और प्रखर राजनेता थे। उन्होंने कहा कि अपनी विलक्षण बौद्धिक प्रतिभा के बल पर उन्होंने भारतीय राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हेमवती नंदन बहुगुणा जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्र में मंत्री रहते हुए अनेक योजनाएं शुरू करवाई थी और प्रदेश के हित के लिए कई कदम उठाए। वो पर्वतीय राज्यों के विकास के लिए सदैव तत्पर रहते थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हेमवती नंदन बहुगुणा जी हिमालय पुत्र थे और हिमालय जैसे उनके इरादे थे। उनके द्वारा किए गए कार्य हमेशा प्रेरणा देने वाले रहेंगे और हमेशा रहते थे। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, सुबोध उनियाल, सौरभ बहुगुणा, मेयर सुनील उनियाल गामा मौजूद थे। हिमालय पुत्र थे और हिमालय जैसे उनके इरादे थे। उनको उनकी जयंती पर सबसे नमन करते हैं और निश्चित रूप से जो राजनीतिक क्षेत्रों में जिस प्रकार से प्रशासनिक हो या विकास के मामले हो, उन्होंने एक अलग प्रकार का जो काम किया था, आज के समय में हम सब लोग एक प्रेरणा के कारण भी हैं, प्रेरणा स्रोत हैं। उस मार्ग का हम लोग अनुकरण करेंगे और उस मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। रुक करते उत्तराखंड की ओर ही, जहां पर हल्द्वानी के मंगल पड़ाव चौकी क्षेत्र में पुलिस परिषद में रह रहे पुलिसकर्मी के परिवार के साथ लगातार एक महिला द्वारा लंबे समय से हो रही छेड़खानी और बच्चों के साथ गलत शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, जिसको लेकर पुलिसकर्मी की पत्नी हल्द्वानी थाने में उस महिला के खिलाफ शिकायत लेकर पहुंचे और प्रार्थना पत्र लेकर आई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया और मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं बताया जा रहा है कि आरोपी महिला द्वारा पहले भी कई तरह के कई लोगों से विवाद सामने आए हैं। इस बार इस महिला की काफी शिकायतें आई हैं। मंगल पड़ाव चौकी में दर्ज किया गया है उनके खिलाफ कई बार मामला, फिर भी जिसके बाद भी पुलिस द्वारा इन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब पुलिस वालों को परिवार सुरक्षित नहीं लगते तो आम जनता कैसे सुरक्षित रह सकती है। सबसे बड़ा सवाल पुलिस के सामने आ रहा है। अब देखना ये है कि पुलिस इस महिला के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। महोदया, सर्वप्रथम बात यह है कि हम पुलिस परिसर में रहते हैं, तो वो जो महिला है वो प्राइवेट है, ऊपर रहती है किराए में। तो उनसे पहले बोलचाल थी, फिर बाद में उनका व्यवहार देख के हमने उनसे बातचीत करनी कम कर दी और बिल्कुल बंद कर दी। परंतु क्या है कि हमारे बच्चे जब बाहर खेलते हैं तो बच्चों को जो है गंदा गंदा बोलती हैं, चांटा दिखाती हैं,
घूरती हैं। बच्चे कोई एक्शन करते हैं, जैसे छोटी मोटी टिकटॉक बना लेते हैं, तो वही एक्शन उनको चिढ़ाती हैं। बच्चे, मेरी बेटी को स्कूल जाने में परेशान करती हैं। हम बस का वेट करते हैं तो उस समय पे जो है बच्चे को गंदे गंदे एक्शन ऐसे ऐसे करके एक्शन करती हैं, गंदे गंदे, कभी चाटा दिखाएंगी और बच्चा ऊपर को घूर भी देगा, देख लेगा तो कहेंगे कि तेरी आंखें निकाल दूंगी। और सबसे ज़्यादा हद तो तब हो गई जब उन्होंने बहुत ही गंदी बात कही, और आज से 2 साल पहले उन्होंने मेरी बेटी पे तंबाकू का कुल्ला करके पानी से मुंह भर के फेंक दिया। ना हमें कपड़े फैलाने देती हैं, और हम दूध लेते हैं तो वहाँ पे पानी डाल देंगी, कभी सूसू कराती छोटे बच्चे को। उसके बावजूद परसों उन्होंने हमसे फिर भिड़ंत करी। उससे पहले मैंने उनके जेठ जी से शिकायत करी 2 बार कि सर इनको एक बार आप बोलें इनसे कि देखो ये ऐसी हरकत ना करें, अच्छी बात नहीं है, बड़ी है, बड़ी की तरह पेश आए छोटे बच्चे के। जी, लेकिन हद सबसे ज़्यादा तब हो गई जब उन्होंने परसों बोला कि तू भी रंडी बन जा और अपनी लड़की को भी रंडी बना, और तुम दोनों को मैं यहाँ धंधा कराऊंगी। और उसके बाद बोला कि अपनी लड़की को अपने पति के नीचे सुला दे। सबसे वाहियात बात। आपने प्रार्थना पत्र दिया? जी, मैंने प्रार्थना पत्र दिया है। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि उन्हें समझना चाहिए कि वो भी एक माँ है, हम भी एक माँ है। छोटे छोटे बच्चों के प्रति इतनी गंदी बात बोल रही है। मेरी छोटी सी बच्ची के मानसिक इतना दबाव हुआ है कि वो मुझसे पूछ रही थी कि मम्मी पापा और मेरे बारे में क्या बोला है। मैं इतनी शर्मसार हो गई, मैं उसका अर्थ नहीं बता पाई उसको। मैं बहुत शर्मिंदा हुई अपने आप से कि मतलब मैं अपने बच्चे से क्या कहूँ। पुलिस का कहना है? पुलिस का कहना है कि हम उनके पास जाएंगे, उनसे बात करेंगे और उसके बाद जो भी होगा कार्रवाई करेंगे साहब लोग। आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम है कविता वर्मा। रुक करते उत्तराखंड की ओर, जहां पर 23 विधानसभा में बीजेपी को मिली करारी हार को लेकर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीए की संतोष की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार, सह प्रभारी रेखा वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, प्रदेश महामंत्री संगठन अजय मौजूद रहे। भीतरगांठियों को लेकर 23 विधानसभा के हारे हुए प्रत्याशियों की बैठक और आगामी रणनीतियों को लेकर मंथन भी किया गया। इस दौरान हार की समीक्षा की रिपोर्ट राष्ट्रीय महामंत्री संगठन को सौंपी गई। बैठक में चंपावत उपचुनाव दायित्वधारियों और सीएम धामी के 1 महीने के कार्यकाल को लेकर भी उसमें चर्चा की गई। संगठन प्रभारी और सह प्रभारी 2 दिवसीय दौरे पर हैं। महामंत्री संगठन इस प्रकार के 2 दिवसीय दौरे पर सभी राज्यों में जाते हैं। इसमें हमारे विभिन्न प्रकार के बैठकों का आयोजन हुआ। पहली बैठक हमारे सभी मंत्री, मुख्यमंत्री बैठे, बातचीत हुई और जो हमारा मैनिफेस्टो वो हमारा गीता है, इस आधार पर हम अगले दिनों में काम करना प्रारंभ किएंगे। 1 महीने में जो सरकार ने अच्छे काम किए, मई के महीने में एक बड़ा 15 दिन का जनसंपर्क अभियान लेकर सभी घरों में उन सारे कामों को हम लोग एक जनसंपर्क अभियान के माध्यम से संपर्क करके बताने जा रहे हैं। चाहे वो जो पेंशन बढ़ाने का काम है, चाहे पति पत्नी दोनों को देने की बात है, चाहे 3 सिलेंडर देने की बात है, ये सारा विषय हम जाकर एक बड़ा अभियान चलाकर देंगे। मई के महीने में हमारे जो प्रशिक्षण थे वो मंडल के पूरे हो गए थे, जिलों के बचे हुए थे, वो जिलों के भी हम लोग पूरे करेंगे, बाद में प्रदेश काम करेंगे। चंपावत सीट को लेकर टीम की घोषणा हो जाएगी और चंपावत की सीट बड़े मार्जिन से जीते, इसकी पूरी रूपरेखा हमने तैयार की है और चंपावत में एक पूरी रणनीतिक दृष्टि से सारी योजना रचना बन गई है। इस प्रकार से अभी प्रदेश के जितने हमारे पदाधिकारी है, जिलाध्यक्ष है, उन सब के साथ बैठे थे। 23 विधानसभाओं की अलग से समीक्षा की थी, वो भी कई घंटे चली। आज इनके साथ भी बैठे जो हमारे प्रदेश पदाधिकारी थे। आने वाले समय में और क्या क्या प्रभावी ढंग से काम कर सकते हैं, इस प्रकार का सब लोगों को एक दिशा और प्रेरणा हमें मिली है। अभी चुनाव प्रबंधन के माध्यम से हम लोग बैठेंगे और इस प्रकार से 2 दिवसीय पूरा कार्यक्रम हमारा चल रहा है। रुक करते मध्य प्रदेश की ओर, जहां पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल अस्पताल सहित सुपर स्पेशलिटी का निरीक्षण किया। इस दौरान चिकित्सा शिक्षा मंत्री उस वक्त एक्शन मूड में नजर आए जब सुपर स्पेशलिटी भवन की दीवार कार्यों में अनियमितता दिखी। दरअसल चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने दिन
प्रदीप कसार को निर्देशित करते हुए कहा कि कार्य में लापरवाही करने पीडब्ल्यूडी इंजीनियर को तत्काल से निलंबित कर दिया जाए। साथ ही एक प्रस्ताव भोपाल इनके विभाग में भेजा जाए। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के निरीक्षण के दौरान चिकित्सा मंत्री ने नई सौगात देते हुए न्यूरो विभाग में 100 बिस्तर बढ़ाए जाने के निर्देश दिए। वहीं मंत्री सारंग ने कहा कि ये काम 1 महीने पहले पूरा हो जाएगा। अब यहां पहुंचने वाले मरीज और उनके परिजनों का परेशानी को सामना नहीं करना पड़ेगा। वहीं चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने मेडिकल अस्पताल में लगे हुए ठेका कंपनी का 1 महीने का वेतन भी रोकने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। वहीं चिकित्सा शिक्षा मंत्री के औचक निरीक्षण के बाद पूरे मेडिकल अस्पताल में हड़कंप की स्थिति मच गई है। वहीं कई जगह पर गंदगी देखकर भी चिकित्सा शिक्षा मंत्री मेडिकल अस्पताल प्रबंधन पर भी भड़क गए और अधिकारियों और ठेका कर्मियों पर जमकर फटकार लगाई। चर्चा भी की है हॉस्पिटल के मैनेजमेंट से, क्या विषय? देखिए, सभी तरह की चुस्त दुरुस्ती के लिए बातचीत की है। हमारे जनप्रतिनिधियों ने जो सुझाव दिए हैं उनको भी हमने लागू करने के निर्देश दिए हैं। ये बात सही है कि अस्पताल में पेशेंट्स की संख्या बहुत ज़्यादा है और संपूर्ण अंचल के पेशेंट्स आते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि डॉक्टर्स पूरी मेहनत करके इलाज सुनिश्चित कर रहे हैं। जो छोटी मोटी कमियां हैं उसको ठीक करने के हमने निर्देश दिए हैं। और जैसा हमने बताया कि हम मेडिकल यूनिवर्सिटी को चुस्त दुरुस्त कर रहे हैं। अभी कमिश्नर जबलपुर के साथ हमारी बातचीत हुई है और उसके साथ ही हम कैंसर जो स्कूल ऑफ एक्सीलेंस कैंसर का जो हम बना रहे हैं वो हम अगले कोशिश कर रहे हैं कि 2 महीने में हम शुरू कर सकें। बिल्डिंग लगभग बनकर तैयार हो गई है। हमने टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के साथ एक MOU किया है नॉलेज शेयरिंग मिशन के अंतर्गत। हम नेशनल कैंसर ग्रिड NCG के सदस्य बन रहे हैं सरकार के लेवल पर। हमने लीनेक जैसी बड़ी बड़ी मशीनों का ऑर्डर कर दिया, टेंडर कर दिया है। हमने ये सुनिश्चित किया है कि हम अगले 2 महीने में कैंसर इंस्टीट्यूट शुरू करें जिससे लोगों को एक बड़ी समस्या का हल मिल सके। तो आज के दौरे में हमने यही निर्देश दिया है कि एक तो हम न्यूरो के वार्ड बढ़ाएंगे और कैंसर इंस्टीट्यूट को हम जल्द से जल्द शुरू करेंगे और उसके साथ साथ यूनिवर्सिटी को नई बिल्डिंग में शिफ्ट करेंगे। हमने कमिश्नर को बोला है कि पीडब्ल्यूडी इंजीनियर के मेंटेनेंस को लेकर उनके खिलाफ लिखें और उन पर कार्रवाई की जाए। UDS का भी 1 महीने का हमने पेमेंट रोका है। देखिए, मैंने अभी उसके लिए हमने कहा पूरी मॉनिटरिंग होगी और हमने एक निर्देश और दिए हैं। यहाँ पर शिकायत डब्बे अलग अलग स्थान पर लगाए जाएंगे और हर हफ्ते वो उसमें जो शिकायतें होंगी उसकी प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जाएगा और यदि इस तरह की शिकायत की जांच के बाद कोई दोषी पाया जाएगा तो उस पर कार्रवाई होगी। एक निर्णय मैंने और लिया है कि मेडिकल कॉलेज जबलपुर में हम अगले हफ्ते से हर डिपार्टमेंट का एक स्वच्छता अभियान शुरू कर रहे हैं। जिस प्रकार से देश भर में शहरों की स्वच्छता को लेकर स्वच्छता सर्वे होता है, ऐसा ही मेडिकल कॉलेज में भी हम हर विभाग का स्वच्छता सर्वे करेंगे। उसकी SOP हम बना रहे हैं। अलग अलग विषय पर अलग अलग नंबर होंगे, उसकी एक ज्यूरी होगी और वो ज्यूरी विभागों की स्वच्छता सर्वे में 1, 2 और 3 स्थान देगी। रुक करते हैं MP की ओर ही, जहां पर जब दंगाइयों ने एकजुट होकर पुलिस जवानों और पुलिस वाहनों पर आगजनी कर पथराव किया तो जवाब में पुलिस जवानों द्वारा दंगाइयों को खदेड़ने के लिए न बल्कि उन्हें तितर बितर करने के लिए भी लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। अवसर था पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड पर बलवा मॉक ड्रिल के रिहर्सल का। दरअसल SP विकास कुमार शाहवाल, ASP अमृत मीणा, RI पुलिस BS चौहान की मौजूदगी में ये रिहर्सल पूरा किया गया। दर्शकों ने इस रिहर्सल को देखा तो वे हैरत में पड़ गए। दरअसल मध्य प्रदेश में पहले हुए दंगों की घटनाओं को लेकर जिला और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। रायसेन जिले के कई थानों में मॉक ड्रिल की रिहर्सल की गई जिसमें पुलिस विभाग की 2 टीमें बनाई गई। एक पुलिस की टीम दूसरी दंगाइयों SDOP राजीव जंगले के थाना उदयपुरा और बेगमगंज थाना बरेली में दंगाइयों और गैर कानूनी गतिविधियों से निपटने के लिए
पुलिस बल से ड्रिल कराया गया। रुक करते हैं एमपी के टीकमगढ़ की ओर, जहां टपरन में कई आदिवासी परिवार मूलभूत सुविधाओं से उपेक्षित रह रहे हैं। उन्हें शासकीय योजनाओं का लाभ तक नहीं मिल पा रहा है। जिला मुख्यालय से कई ग्रामीण इलाकों जैसे खिरको मोहल्लों, कई टोलों पूर्व में आदिवासी परिवारों को प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत नहीं हुए हैं। आज भी कई आदिवासी परिवार भूखे मरने की कगार पर जा पहुंचे हैं, जहां ऐसे आदिवासी परिवार प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास, शौचालय, कुआ, शिक्षा, पानी और कई मूलभूत सुविधाओं से वंचित दिखाई दे रहे हैं, भारी उपेक्षित हैं। जो तस्वीरें सामने आई हैं ग्राम पंचायत कोर की, उन्हें देखने के बाद तो यही दिख रहा है कि वास्तव में आदिवासी बस्ती में शासन की योजनाओं का उन्हें समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा है, जहां ये शासकीय योजनाएं कोरे कागज पर चल रही हैं। पैसे ही नहीं है, हम लोग कहाँ से पढ़ेंगे? हाँ बेटा, नाम क्या है तुम्हारा? जो कौन सा परिवार है, कौन सा मोहल्ला है, कौन सी पंचायत है? पंचायत क्या लगती? तो तुम कहाँ तक पढ़ी? 6-7 तक। 6-7 तक। फिर आगे क्यों नहीं पढ़ पाई आप लोग? पैसा ही नहीं है तो कहाँ से पढ़ें? नाम क्या लिखती हैं आप? संगीता आदिवासी। पिताजी क्या करते? कुछ नहीं, मजदूरी। मजदूरी करते। तो आगे नहीं पढ़ पाई? नहीं। पैसा ना होने के कारण। लगा उसको तो। क्या नाम बेटा? रोशनी। क्या? रोशनी। रोशनी आदिवासी। कहाँ तक पढ़ी आप लोग? क्यों नहीं पढ़ पाई आगे, क्या कारण है? पैसा नहीं है। तो अब कैसे आगे भविष्य चलेगा तुम्हारा, कैसे आगे बढ़ेंगी आप? बताओ, पढ़ना चाहती हैं आप? चाहते तो हैं लेकिन अब पैसा ही नहीं है। पैसा नहीं। अच्छा, पैसा नहीं है। तो बताओ बेटा, नाम बता दो आप। कला आदिवासी। कला आदिवासी। पापा का क्या नाम है? तो कहाँ तक पढ़ी हैं आप लोग? 5 तक। फिर आगे नहीं पढ़ पाए, क्यों? पैसे नहीं है। पैसा ना होने के कारण। डिलीवरी क्या तारीख हुई थी, कितना समय हो चुका है? मंगलवार को तारीख। तो आपने जो 108 एम्बुलेंस होती है उसको खबर नहीं की थी क्या? नहीं सर जी, खबर नहीं कर पाई, जो लगते ही बच्चा हो गया। नहीं, आपने इसको चेकअप करवाया था बहू को कभी? रश्मि को ले गई थी अस्पताल कभी? नहीं लेगा सर जी, इतने पैसे नहीं, हम गरीब आदमी है, सब ले जा नहीं पाए। अच्छा, तो ये 16,000 रुपये मिलते हैं पहली डिलीवरी में। तो आप पैसा नहीं चाहते हैं? आपने आवेदन नहीं लगाया कलेक्टर को, स्वास्थ्य विभाग को? नहीं लगा। जन सुनवाई में? तो पैसा चाहिए आपको 16,000 रुपये? अब मिल जाए सर जी, सो चाहिए। अब देखा है कि सू को मुँह को दे दो अपनी बहू को बस। रुक करते हैं एमपी के टीकमगढ़ की ओर, जहां खरगापुर विधानसभा क्षेत्र के पुलिस थाना कुठिला में एक विवाहिता महिला का फंदे से लटका शव मिला। वहीं आपको बता दें कि अगर घर वालों की बात माने तो हत्या की आशंका जताई जा रही है। परिजनों का कहना है कि उनकी बेटी की शादी कुड़िला के खिरिक जनकपुर कचियाल के प्रभु लोधी के बेटे अर्जुन लोधी से हिंदू रीति रिवाज के साथ हुई। दिन यूं बीतते गए, ससुर और सास और उनके पुत्र अर्जुन ने दहेज को लेकर प्रताड़ित और आए दिन मारपीट और अश्लील गंदी गालियां देना शुरू कर दिया। वहीं कई दिनों तक उनकी बेटी को भूखा रखा जाने लगा। अब ऐसे आ जाओ, रास्ता छोड़ दो। हाँ, नाम क्या है आपका? मान सिंह लोधी। कहाँ से आए आप लोग? जमुनिया खेड़ा से। किस मामले में आए आप? सर हमारी बहन कुड़ीला भी आई थी, उसको मार के फांसी पे लटका दिया। किसके यहाँ पे आई थी? लोधी के। ये शादी कब हुई थी? ये शादी 2 साल पहले। क्या था विवाद का कारण? सर 4 लाख रुपए की मांग की, 3 लाख रुपया नकद दे दिए थे। 1 लाख रुपया ना देने से बार बार लड़ाई मचा के ख़त्म कर दिया है सर। किन लोगों ने मारा? तो बिरबू लोधी है और उसका लड़का है, उसकी पत्नी है और उसका एक बच्चा और है। पक्ष के लोगों ने मारा? जी हाँ। एसपी साहब ने क्या कहा अभी? एसपी साहब बोल रहे 2-3 दिन में कार्रवाई करवा दी। अम्मा जी, नाम क्या है तुम्हारा? किस गांव से आई आप लोग?
बच्ची का क्या नाम था, कैसे खत्म हुई आपकी शादी? कितने साल पहले हुई थी? किस कारण मार दिया, क्या कारण था? लड़ाई 3 लाख रुपए दिए थे, 1 लाख बाकी रहे। अच्छा, पैसा मांग रहे थे? पैसा मांगा कितना? 1 लाख रुपए। पाले हैं वो मंगलसूत्र है, वो गाना भी रखा उन्हीं के लिए। रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर हार्दिक पटेल क्या कांग्रेस का दामन छोड़ जल्द भारतीय जनता पार्टी में आने वाले हैं। व्हाट्सएप पर लगाई गई उनकी नई फोटो से लग रहे कयास लगाए और मजबूत हो गए हैं। व्हाट्सएप की नई डीपी में हार्दिक पटेल भगवा गमछा पहने दिख रहे हैं। हार्दिक पटेल ने व्हाट्सएप और टेलीग्राम की डिस्प्ले फोटो बदली है। बता दें कि हार्दिक पटेल फिलहाल गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, लेकिन बीते कुछ वक्त से वो कांग्रेस नेतृत्व से नाराज चल रहे हैं। कई बार वो अपनी नाराजगी खुलकर जता भी चुके हैं। बता दें कि उन्होंने ये तक कह दिया था कि कांग्रेस में उनकी हालत ऐसी हो गई है जैसे नए दूल्हे की नसबंदी करा दी हो। यहाँ वो कहना चाह रहे हैं कि उनके पास पार्टी में फैसला लेने के लिए कोई पावर ही नहीं है। कोरोना वायरस एक बार फिर रफ्तार पकड़ रहा है। जी हां, आपको बता दें कि पिछले एक हफ्ते में ही कोरोना के मामले दोगुने होते हुए नजर आ रहे हैं। देश में 12 ऐसे राज्य हैं जहां पर कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसमें राजधानी दिल्ली, यूपी के कुछ शहर भी शामिल हैं। फिलहाल भारत में संक्रमण दर 0.84% पर है। वहीं एक्टिव केसों की संख्या 16,522 हो चुकी है। देश में कोरोना मामले किस तरह बढ़ रहे हैं उसका अंदाजा एक आंकड़े से लगा सकते हैं। 18 से 24 अप्रैल के बीच 15,700 नए कोरोना केस सामने आए हैं। वहीं इससे पहले हफ्ते में 8,050 नए कोरोना मामले मिले थे। ये 95% का उछाल जो चिंता बढ़ाता है। ये दूसरा हफ्ता है जब कोरोना के नए केस बढ़े हैं। इससे पहले 11 हफ्तों तक कोरोना केसों में गिरावट देखी जा रही थी। रुक करते हैं जम्मू कश्मीर की ओर, जहां पर कश्मीर से धारा 370 हटाने और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इस याचिका पर जुलाई में सुनवाई हो सकी है। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि वो याचिका पर सुनवाई के लिए मामले को जुलाई में सूचीबद्ध करने की कोशिश करते रहेंगे। इससे पहले वरिष्ठ वकील शेखर नाफड़े और पी चिदम्बरम ने विधानसभा सीटों के परिसीमन का हवाला देते हुए जल्द सुनवाई की मांग की थी। रुक करते महाराष्ट्र की ओर, जहां पर हनुमान चालीसा और लाउड स्पीकर विवाद थमता ही नजर नहीं आ रहा। बता दें कि सत्ता पक्ष और विपक्षी नेताओं के बीच लगातार जुबानी जंग जारी है। मामले को अधिक तूल पकड़ता देख महाराष्ट्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में जहां सभी दल के नेताओं को भाग लेने के लिए कहा गया है, तो वहीं अब इस बैठक से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने दूरी बना ली है। बता दें कि इससे पहले मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने भी इसमें शामिल होने से साफ इनकार कर दिया। हालांकि मनसे की तरफ से संदीप देशपांडे, बालानंद गांवकर और नितिन सरदेसाई इस सर्वदलीय मीटिंग में शामिल होंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश भर की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए MKN न्यूज, क्योंकि हम हैं सच के साथ और सच की बात।